नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान विधि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा में शोध नव विचार की ओर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड ये हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी घटना या समूह के कौन कौन से पहलू हैं। यह एक अनुसंधान पद्धति है जो कि किसी घटना या जनसंख्या की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से वर्णन करती है। इसका उद्देश्य केवल क्या और कैसे है, न कि क्यों। उदाहरण के तौर पर, यदि हम जानना चाहते हैं कि कितने छात्र प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं, तो हम एक सर्वे करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए अब वर्णनात्मक अनुसंधान विधि की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। ये रिसर्च मेथड गैर प्रयोगात्मक प्रकृति का है। इसका मतलब है कि इसमें किसी चीज को जानबूझकर बदला नहीं जाता, जैसे कि कोई दवा नहीं दी, कोई परिस्थिति नहीं बदली जाती वगैरह। बस जो हो रहा है वही देखा जाता है। वेरिएबल्स में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। इसमें जो भी विषय या समूह है, उन्हें जैसा वह है वैसे ही अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम छात्रों के पढ़ाई के समय को देख रहे हैं, तो हम सिर्फ उसका रिकॉर्ड रखते हैं, उसे बढ़ाने या घटाने की कोशिश नहीं करते। अवलोकन, सर्वेक्षण और केस स्टडी इसके मुख्य तरीके हैं। अवलोकन यानी बिना किसी हस्तक्षेप के किसी घटना को देखना। सर्वेक्षण जिसमें प्रश्नावली या इंटरव्यू से जानकारी ली जाती है। केस स्टडी जिसमें किसी एक विशेष घटना, समूह या व्यक्ति का गहराई से अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, एक शिक्षक यह जानने के लिए कि छात्र कक्षा में कैसे व्यवहार करते हैं, बस उन्हें कक्षा में देखकर उनके व्यवहार को नोट करता है। ये पद्धति कई क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, जैसे समाजशास्त्र जिसमें परिवारों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा जैसे कि छात्रों के सीखने के तरीके को समझना। मनोविज्ञान जैसे तनाव के लक्षणों को जानना। और बिजनेस या मार्केटिंग जैसे उपभोक्ता की आदतें। ये वर्तमान स्थिति को समझने के लिए उपयोगी है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यह नहीं देखती कि बदलाव कैसे आया, बल्कि ये देखती है कि अभी क्या स्थिति है। नीति या निर्णय लेने के आधार के तौर पर उपयोगी, जैसे अगर एक कंपनी देखती है कि ग्राहक कुछ उत्पादों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वे उन उत्पादों पर ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए अब इस पद्धति के उद्देश्य पर एक नजर डालते हैं। विशेषताओं का वर्णन करना, जैसे कि शहर के लोगों का औसत मोबाइल उपयोग समय क्या है। प्रवृत्तियों या पैटर्न की पहचान करना, जैसे क्या युवा वर्ग अधिक सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। संबंधों को स्थापित करना, जैसे क्या उम्र और मोबाइल उपयोग के बीच कोई संबंध है। ध्यान दें, ये रिश्ता देखता है, लेकिन यह कारण और असर को नहीं बताता। चलिए अब इसके लक्षणों की ओर एक नजर डालते हैं। संरचित डिजाइन, इसमें पहले से तय किया जाता है कि क्या मापना है, कैसे मापना है या कौन से प्रश्न पूछने हैं। संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव संख्या आधारित है, जैसे 75% छात्र ऑनलाइन पढ़ाई पसंद करते हैं। क्वालिटेटिव शब्द आधारित है, जैसे छात्र कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई से ज्यादा सुविधा होती है। बड़ा सैंपल साइज लिया जाता है ताकि नतीजे अधिक विश्वसनीय हो, जैसे 5 लोगों की राय के बजाय 100 लोगों की राय ली जाती है। डेटा संग्रह के तरीके भी विभिन्न हैं, जिसमें सर्वेक्षण, अवलोकन और रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, किसी अस्पताल के रोगियों का सर्वे करना। इस पद्धति की कुछ सीमाएं भी हैं, चलिए देखते हैं। कारण और प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता।
जैसे यह बताएगा कि लोग ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह नहीं बताएगा कि ऐसा क्यों है। उत्तरदाता की ईमानदारी पर भी निर्भर करता है। अगर लोग सर्वे में झूठ बोले या सही जानकारी न दे, तो परिणाम प्रभावित हो सकता है। पूर्वग्रह की संभावना भी होती है। कुछ लोग ऐसा उत्तर देते हैं जिससे अच्छा प्रभाव पड़े, लेकिन वह सच नहीं होता। इसे सोशल डिजायरेबिलिटी बायस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, उत्तरदाता जानबूझकर गलत जानकारी दे सकता है। चलिए अब इस पद्धति की प्रक्रिया के चरण को समझते हैं। समस्या की पहचान करना। यह पहला चरण है जिसमें शोधकर्ता यह निर्धारित करता है कि किस विषय पर अध्ययन करना है। उदाहरण के तौर पर, क्या हम जानना चाहते हैं कि छात्रों का परीक्षा से पहले का तनाव कैसा होता है? अनुसंधान के उद्देश्य तय करना। यहाँ हम यह तय करते हैं कि अध्ययन से क्या जानकारी प्राप्त करनी है, जैसे छात्रों में तनाव के मुख्य कारणों को जानना। शोध विधि का चयन। इसमें यह तय किया जाता है कि डेटा कैसे एकत्र किया जाएगा, सर्वे, ऑब्जर्वेशन या केस स्टडी के द्वारा। डेटा एकत्र करना। तय की गई विधि के अनुसार फील्ड में जाकर या ऑनलाइन माध्यम से डेटा इकट्ठा किया जाता है। डेटा विश्लेषण करना। एकत्र किए गए डेटा की सांख्यिकीय या विषय वस्तु आधारित विश्लेषण किया जाता है। निष्कर्ष निकालना और रिपोर्ट तैयार करना। परिणामों की व्याख्या की जाती है और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो निष्कर्षों और सुझावों को प्रस्तुत करती है। तो चलिए अब हम इस पद्धति के प्रकारों को जानने की कोशिश करते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान। यह सबसे सामान्य प्रकार है जिसमें प्रश्नावली, इंटरव्यू या ऑनलाइन सर्वे के जरिए डेटा इकट्ठा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, एक स्कूल में छात्रों की पढ़ाई की आदतों पर सर्वे करना। अवलोकन विधि। इसमें शोधकर्ता किसी गतिविधि को बिना हस्तक्षेप के देखता है और रिकॉर्ड करता है। उदाहरण के तौर पर, एक शिक्षक कक्षा में कैसे पढ़ाते हैं, इसका अवलोकन करना। केस स्टडी। इसमें किसी एक संस्था, व्यक्ति या घटना का गहन अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, किसी सफल स्टार्टअप कंपनी की विस्तार से समीक्षा करना। कंटेंट विश्लेषण। इसमें दस्तावेज, सोशल मीडिया पोस्ट, समाचार आदि का विश्लेषण कर ट्रेंड और विषय निकाले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, फेसबुक पर छात्रों के तनाव से जुड़े पोस्ट का विश्लेषण करना। अब तक हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में विस्तार से जाना है। यह विधि हमारे लिए किसी घटना या समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हमने इसके विभिन्न प्रकारों, प्रकृति, उद्देश्य और सीमाओं पर चर्चा की। इसके द्वारा हम किसी भी घटना या समाज के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह विधि केवल क्या और कैसे बताती है और क्यों की पहचान करने में यह सक्षम नहीं है। इस विधि का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बिना किसी बदलाव के घटनाओं या स्थितियों का अवलोकन करती है, जिससे हमें वास्तविक और सटीक डेटा मिलता है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कारण प्रभाव का निर्धारण न करना। आखिरकार डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें कई प्रकार के डेटा प्रदान करती है, जो भविष्य के शोध और निर्णय निर्माण में सहायक हो सकती हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद मिली हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। इस विषय पर अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।